अब एमसीजी का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। प्रिंसिपल होता है जब एक करंट, एक कॉइल में से करंट पास करोगे आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉर्क तो लगेगा, ये तो हमको पता ही है, ये तो प्रिंसिपल ही हो गया। लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि डिफ्लेक्शन should be proportional to the amount of current passing through the coil। मतलब अगर मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर नॉर्मली ऐसे रहता है, ये सेंटर पोजीशन रहता है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए? मान लो यहाँ पे एक, दो, तीन और एक, दो, तीन, ऐसे डिविजन्स है। हम लोग को ये चाहिए कि मान लो मैं अगर 5 एम्पेयर पास कर रहा हूँ, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ तक दे रहा है रीडिंग। मैं अगर उल्टा 5 एम्पेयर पास करूंगा तो गैल्वेनोमीटर किधर देगा? यहाँ तक देगा रीडिंग, है ना। अब मैं अगर मान लो 5 के जगह 10 एम्पेयर पास कर रहा हूँ, तो गैल्वेनोमीटर कहाँ देगा? यहाँ तक देना चाहिए। और -10 उल्टा पास कर रहा हूँ तो यहाँ तक देना चाहिए। 15 तो यहाँ तक देना चाहिए, -15 तो यहाँ तक देना। मतलब मैं चाहता हूँ ये जो कांटे का जो डिफ्लेक्शन है, तो ये एंगल बना रहा है, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए करंट के। आ रहा है समझ में? इस चीज को डिफ्लेक्शन बोलते हैं कि कांटा कितना घूम रहा है सर, ठीक है। चलो तो पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पॉइंटर शुड कम बैक टू जीरो व्हेन करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। जब करंट ऑफ करूंगा पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाना चाहिए, ये भी है, ठीक है। तो दो फंडे हैं, एक डिफ्लेक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट, दूसरा पॉइंटर शुड कम बैक। दो रिक्वायरमेंट है हमारे, इस हिसाब से हम एक डिवाइस बनाएंगे। अब क्या क्या रहता है देखो। A coil with many turns free to rotate on free axis, fixed axis। यहाँ पे एक बहुत सारा कॉयल रहता है ऐसे, ये रोटेट कर सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप रहता है, एक स्पेशल अलॉय है ये, उसमें लगा रहता है पॉइंटर और ये रहता है स्केल, ठीक है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों लगाते हो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉयल के दो तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है। मतलब हमने क्या दिया इससे? मैग्नेटिक फील्ड दिया। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसके कारण इसमें करंट पास करूंगा मैं, ये देखो दो टर्मिनल्स रहते हैं गैल्वेनोमीटर में, आप किसी भी सर्किट में लगा रहे हो मतलब कि अंदर से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आएगा, ऐसे जाएगा, कॉइल में घूमेगा, फिर नीचे कॉइल स्प्रिंग में जाएगा। कॉइल स्प्रिंग क्या रहता है? एक स्पेशल टाइप का स्प्रिंग रहता है जो नॉर्मल स्प्रिंग से काफी डिफरेंट दिखता है। कॉइल स्प्रिंग, ये देखो, अरे यार ये नहीं, स्पाइरल, स्पाइरल स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग लगा रहता है इसके नीचे। ये एक स्पेशल टाइप का स्प्रिंग होता है, एक स्पेशल टाइप का स्प्रिंग होता है, ये लगा रहता है। इसको जितना ट्विस्ट दोगे उतना ज्यादा ये फोर्स लगाता है वापस, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा। रिस्टोरिंग मतलब इसको ऐसे गोल घुमा दोगे, अगर अगर मान लो ये एक पॉइंट इसमें फिक्स रहता है, बीच वाला फिक्स रहता है, आप अगर दूसरा वाला पॉइंट को गोल ऐसे घुमाओगे तो ये उल्टा मेरे को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क देगा, और उसके बाद करंट यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से ऐसे निकल जाता है। आया समझ में? कॉइल स्प्रिंग टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड ब्रिंग इट बैक टू जीरो पोजीशन। हम लोग का क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में था ना कि जीरो पोजीशन में वापस लाना है। और इसके अलावा
यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर देते हैं और जो मैग्नेट रहता है वो ऐसे कर्व्ड रहता है। ये क्यों रहता है? इस चीज को अगर मान लो आप यूनिफॉर्म दे देते, अगर मान लो मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ ऐसे रहता है, नॉर्थ ऐसे, साउथ ऐसे, और बीच में आयरन कोर नहीं देते, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे रहता है ना। तो जब इसके अंदर जब वो कॉइल घूमता, जो कॉइल आपने बनाया है वो कॉइल जब घूमता, तो एरिया वेक्टर ऐसे रहता और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे रहता, तो दोनों के बीच में कुछ एक एंगल बनता बनता ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल चेंज होता रहता है और हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता। इस थीटा के वैल्यू को हमको हमेशा जीरो रखना है। कैसे रख सकते हैं? तरीका है, हम लोग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं देना, हमको कैसे देना है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देना है। मतलब हमारा नॉर्थ जो है ऐसे रहेगा, हमारा साउथ जो है ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, रेडियल फील्ड हो गया। और उसके ऊपर से हम लोग यहाँ पे एक ये भी रख देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, ताकि साइड से अगर कोई जाने की कोशिश भी कर रहा है वो भी इसके अंदर से जाए। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने तरफ खींचता है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए रेडियल फील्ड के लिए हम दो चीज करते हैं, एक तो कॉनकेव मैग्नेटिक शूज लेते हैं, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है वो कॉनकेव शेप के रहते हैं, और दूसरा हम सॉफ्ट आयरन को डालते हैं। आया समझ में? यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विथ कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स, cylindrical soft iron core increases the magnetic field and helps in making it radial. Coil spring restoring torque देता है to bring it back to zero position and uniform radial magnetic field है इसके। जल्दी से ये स्टेप्स लिख लो और ये डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं डेरिवेशन बताता हूँ। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डेरिवेशन। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने। तो टाउ हो जाएगा हमारा एम डी साइन थीटा, फिर कैपिटल एम क्या होता है? आई इंटू ए, यही होता है करंट इंटू एरिया ऑफ लूप। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आई ए, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया करंट थ्रू लूप, और ए हो गया एरिया ऑफ लूप। ठीक है। ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू 90 फॉर ऑल पोजिशंस। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? थीटा 90 है हर पोजीशन के लिए। मतलब आपका मैग्नेट देखो ऐसे था, कॉनकेव, और आपका जो लूप है वो लूप चाहे जैसे भी हो, चाहे ऐसे हो तो भी
ये एरिया वेक्टर हो गया। और अगर इसको मैं पूरा ऐसे खींच दूं, काम करता हूँ मैं, मैग्नेटिक पोल्स को और ज्यादा बड़ा बना दे रहा हूँ। मैग्नेटिक पोल्स अगर ऐसे हैं, मतलब परफेक्ट सर्कल बना रहे चारों तरफ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे देखो, बी एक ऐसा भी है और ए ऐसा है, तो 90 हो गया। अगर मान लो आपका लूप ऐसा हुआ, कोई रैंडम एंगल में लेते हैं, मान लो ऐसा हुआ, तो आपका एरिया ऐसे जा रहा है और कोई भी ऐसे भी होगा, तो फिर से 90 हो गया। आ रहा है समझ में? यही इसीलिए रेडियल फील्ड जरूरी है इसमें। रेडियल फील्ड के कारण आपका बी हर जगह 90 डिग्री बनाएगा ए के साथ, हर पोजीशन में। समझ में आया? तो थीटा इज इक्वल टू 90 फॉर ऑल पोजीशंस बिकॉज ऑफ रेडियल फील्ड। ये लिख लो, इसीलिए रेडियल फील्ड रखा जाता है। अगर हम लोग सीधा सीधा फील्ड रख देते, यूनिफॉर्म फील्ड रख देते, स्ट्रेट फील्ड, तो थीटा 90 नहीं होता हर पोजीशन। तो थीटा 90 है, तो क्या हो जाएगा अपना टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए, एम के जगह प्लस बी, प्लस नहीं मतलब मल्टीप्लाइड बाई बी और साइन 90। तो मेरा टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया इक्वेशन 1। ये कौन सा टॉर्क था? रिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब जो टॉर्क आपके कॉइल को घुमा रहा है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एक काम करो, टाउ डी लिख लो हर जगह। इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब जो टॉर्क आपके कॉइल को घुमा रहा है। अब दूसरा कौन सा टॉर्क होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। जो टॉर्क आपके कॉइल को वापस पोजीशन में ला रहा है। दो टॉर्क काम कर रहे हैं, एक डिफ्लेक्टिंग और उसके ऑपोजिट एक रिस्टोरिंग। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग टाउ डी इज बैलेंस्ड बाय टाउ आर, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है। इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है? स्ट्रेट स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स होता है ना? और नेगेटिव ये भी लगा रहता है क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट रहता है। रिस्टोरिंग फोर्स ये होता है। सिमिलरली, सिमिलरली इन अ कॉइल स्प्रिंग, जो स्पाइरल वाला स्प्रिंग दिखा है ऐसे वाला, उसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू के पाई। पाई मतलब इसका एंगुलर डिफ्लेक्शन। देखो, नॉर्मल स्प्रिंग को आप लंबा ऐसे खींचते हो तो फोर्स भी लीनियर रखता है। जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसको आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, तो आप क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा वो भी ऐसे ही होगा, टॉर्क, है ना? और उसमें इलोंगेशन ऐसे लंबा नहीं होगा, उसमें आप एंगल घुमा रहे हो, तो उसको मैंने फाई से डिनोट किया। कुछ एक पर्टिकुलर एंगल ऐसे करके घुमा दे रहे हो आप, तो माइनस के फाई। ये एनालॉजी से आया, ये स्ट्रेट स्प्रिंग में होता है, ये कॉइल स्प्रिंग में होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यहाँ पे आपका के क्या हो गया? के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट,
एंड फाई हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर। मतलब पॉइंटर कितना एंगल घुमा, 10 डिग्री घुमा, 20 डिग्री घुमा, 30 डिग्री घुमा, ठीक है। अब इक्वेटिंग 1 और 2, अब मैं रिस्टोरिंग टॉर्क को और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग 1 और 2, टाउ आर इक्वल टू टाउ डी, मतलब माइनस के पाई इक्वल टू टाउ डी। टाउ डी क्या था, NIAB, NIAB। अब चाहो तो ये माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन बस आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, तो माइनस साइन हटा दो। राइट नाउ वी आर जस्ट बॉदर्ड विद द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, NIAB डिवाइडेड बाई K, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये चीज पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स्ड है गैल्वेनोमीटर में, करंट जो जा रहा है, नहीं इसको कांस्टेंट मत लो, तो बाहर रख दो, अभी कांस्टेंट मत लो, रुक जाओ, अभी B को लाओ, RI को बाहर ले जाओ, NBA और I ऐसे लिखो। अब देखो, अब ये चीज एक कांस्टेंट हो गया, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि गैल्वेनोमीटर में फिक्स्ड है ना, वो तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो अंदर है कॉइल्स। B जो दो मैग्नेटिक पोल्स लगा है उस पर डिपेंड करता है, वो भी चेंज नहीं कर सकते। एरिया ऑफ लूप वो भी कांस्टेंट है, अंदर एरिया ऑफ लूप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। और के मतलब अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें चेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ आई चेंज होगा, सर्किट में आप अलग अलग करंट दे सकते हो और उस हिसाब से आपका डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो NBA/K is called the galvanometer constant. Equal to 1/G, तो 1/G करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये K/NB हो जाता है, 1/G which is galvanometer constant। क्या, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट 1/G, यहाँ पे I और यहाँ पे फाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसका मतलब योर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव मिला था, है ना। तो दोबारा से मैं स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया। पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालो, M क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, M में NIA रख दो, थीटा 90 क्योंकि रेडियल है हर जगह फील्ड, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका इतना आ गया। उसके बाद तो रेस्टोरिंग टॉर्क निकालो, जैसे स्प्रिंग में F इक्वल टू KX होता है, जैसे यहाँ पे K पाई होगा, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, रेस्टोरिंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, तो ये आ गया पाई, ये आ गया, तो आप गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल दो 1/G, तो ये आ गया, और फिर पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये आ गया।